नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्लोबल चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने दी राहत की खबर। दूसरी तिमाही में 6.3% रही जीडीपी। इस ग्रोथ में कृषि क्षेत्र का रहा है बड़ा योगदान। कृषि में 4.6% की वृद्धि। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, बीते 2 तिमाही में 9.7% की विकास दर दुनिया में सबसे बेहतरीन। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम किया तैयार। सीडीपी से किसानों को होगा फायदा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने ली बैठक। कहा, किसी भी योजना के केंद्र में किसानों का हित होना चाहिए सर्वोपरि। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना सरकार का मुख्य उद्देश्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने आपदा प्रबंधन संबंधी क्षेत्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, उचित उपाय हो तो आपदा के नुकसान को लाया जा सकता है न्यूनतम स्तर पर। उत्तर प्रदेश में पहले करीब 38 जिले होते थे बाढ़ की चपेट में, अब 4 से 6 जिले बाढ़ से हैं प्रभावित। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 220 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि की जारी। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा, भारत सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में कनेक्टिविटी हो रही है बेहतर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG से लोगों के पक्के घर का सपना होगा साकार। मकान में बिजली, शौचालय, पीने के पानी, रसोई गैस जैसी सभी सुविधाएं होंगी उपलब्ध। लोगों का आत्मसम्मान, सामाजिक हैसियत और रहन सहन का बढ़ेगा स्तर। और आइए अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। ग्लोबल चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने राहत की खबर दी है। वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2022 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी विकास दर 6.3% दर्ज हुई है। खास बात यह है कि इस ग्रोथ में कृषि क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में 4.3% और खनन में 2.8% गिरावट के विपरीत कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने 4.6% की वृद्धि दर्ज की है। पहली तिमाही अर्थात अप्रैल से जून की अवधि में भी कृषि क्षेत्र में 4.5% की मजबूत ग्रोथ दर्ज की थी। पिछले साल पहली तिमाही में कृषि क्षेत्र की विकास दर 2.2% और दूसरी तिमाही में 3.2% रही थी। बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई सितंबर के दौरान कृषि क्षेत्र का ग्रॉस वैल्यू एडिट GVA 4.24 लाख करोड़ रुपए स्थिर मूल्यों पर रहा। पहली तिमाही में ये 4.93 लाख करोड़ रुपए था। पिछले साल की पहली तिमाही में कृषि GVA 4.72 लाख करोड़ रुपए और दूसरी तिमाही में 4.05 लाख करोड़ रुपए था। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके समुचित क्रियान्वयन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। तोमर ने कहा कि देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और किसानों को उपज के वाजिब दाम दिलाते हुए उनकी आय बढ़ाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए किसी भी कार्यक्रम या फिर योजना के केंद्र में किसानों का हित सर्वोपरि होना चाहिए। तोमर ने कहा कि देश में बागवानी के समग्र विकास पर क्लस्टर विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मदद से ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि किसान इस कार्यक्रम से लाभान्वित हों। क्लस्टर विकास कार्यक्रम में बागवानी उत्पादों की कुशल और समय पर निकासी तथा परिवहन के लिए मल्टी मॉडल परिवहन के उपयोग के साथ साथ अंतिम मील संपर्कता का निर्माण करके समग्र बागवानी पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने की एक बड़ी क्षमता है। सीडीपी अर्थव्यवस्था में सहायक होने के साथ ही क्लस्टर विशिष्ट ब्रांड भी बनाएगा ताकि उन्हें राष्ट्रीय व वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल किया जा सके, जिससे किसानों को अधिक पारिश्रमिक मिल सके और सीडीपी से लगभग 10 लाख किसानों और मूल्य श्रृंखला के संबंधित हितधारकों को लाभ होगा। सीडीपी का लक्ष्य लक्षित फसलों के निर्यातों में लगभग 20% का सुधार करना तथा क्लस्टर फसलों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए क्लस्टर विशिष्ट ब्रांड बनाना है।
सीडीपी के माध्यम से बागवानी क्षेत्र में काफी निवेश भी आ सकेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा प्रबंधन संबंधी क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित आपदा प्रबंधन संबंधी तृतीय क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश में करीब 38 जिले बाढ़ की चपेट में होते थे, लेकिन आज कहा जा सकता है कि 4 में से 6 जिले ही हैं जहां बाढ़ की स्थिति होती है। बाढ़ जैसी आपदा ऐसा नहीं कि उसको नियंत्रित न किया जा सकता। कुछ तो वास्तव में प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित भी हैं। अगर नदी के कैचमेंट एरिया में अनावश्यक बस्तियां बसेंगी तो आपदा अपना विकराल रूप धारण करेगी ही करेगी। लेकिन अगर हमने ईमानदारी के साथ उस आपदा पर नियंत्रण करने के लिए कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए तो उस पर नियंत्रण भी संभव है। पिछले 5 वर्षों में 5.5 वर्षों में इस बार भी 8 लाख क्यूसिक वाटर सरयू नदी में जा रहा था, लेकिन उन क्षेत्रों में नदी को चैनलाइज करने के बाद बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान हो गया। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले 38 जनपद थे जो बाढ़ से प्रभावित होते थे। अगर मैं विगत वर्ष की बात करूं तो ये मात्र 4 जनपदों तक सीमित हो गया है। प्रबंधन और उसके साथ नेक नियति, यह एक संबंधित विभाग से जुड़ी हुई, और दूसरा समय पर किए गए प्रयास। मुख्यमंत्री ने कहा कि आकाशीय बिजली से होने वाली मौतें हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिर्जापुर सोनभद्र में होती हैं। इसके लिए वार्निंग सिस्टम बहुत जरूरी है। अलर्ट सिस्टम की वजह से बहुत सी मौतें रोकी जा सकती हैं। आकाशीय बिजली से उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे मौतें होती हैं, और वह भी आप देखते होंगे कि आकाशीय बिजली से जो भी मौतें होती हैं उसमें 75 से 90% मौतें हमारे 2 जनपदों में होती है, मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में। इन दोनों जनपदों में मौतें होती हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम वहां लगाना, और ये संभव है, तकनीक आज विकसित हो चुकी है। इस दिशा में प्रयास करते हुए हम लोग बड़े पैमाने पर जनहानि को रोक सकते हैं, और इस दिशा में एसडीएमए उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कहीं भी आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए आने वाले समय में कम से कम 4 से 6 घंटे पहले अगर हम उस क्षेत्र में सायरन बजाने या वहां पर कोई और अलर्ट उन लोगों को हम देने की कोई व्यवस्था कर सकते हैं तो बड़े पैमाने पे मौतें रोकी जा सकती हैं। और केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 220 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि उत्तराखंड को जारी की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने पीएमजीएसवाई की दूसरी किश्त के दूसरे अंश के रूप में ये राशि जारी की है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का आभार व्यक्त किया है। भारत सरकार के सहयोग में राज्य में कनेक्टिविटी अभूतपूर्व हो रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG से लोगों के पक्के घर का सपना साकार होगा। इस मकान में बिजली, शौचालय, पीने का पानी, रसोई गैस जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे लोगों का आत्मसम्मान, सामाजिक हैसियत और रहन सहन का स्तर बढ़ेगा। श्री सिन्हा ने कहा कि गरीबों और वंचित वर्गों के लोगों का कल्याण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस योजना से उन लोगों को लाभ होगा जो सही मायनों में बेघर हैं और टूटे फूटे मकानों में रह रहे हैं। इसमें ज्यादातर महिलाएं और वंचित वर्ग के लोग शामिल हैं। उपराज्यपाल ने आज जम्मू सचिवालय में इस योजना के तहत 35,097 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,49 करोड़ 17 लाख रुपए की किस्त भेजी है।
उत्तराखंड के कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस को लेकर अधिकारियों को एक सप्ताह में एक्शन प्लान और नर्सरी के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान को अच्छी पैदावार और गुणवत्ता युक्त पौध उपलब्ध कराया जाए। अगली बार किसान पौध के लिए बाहर न जाएं, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। सभी पौध यहां से अन्य राज्यों में सप्लाई हों, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा जो संकल्प है कि 2025 तक किसान को आय दोगुनी हो, इस दिशा में प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। कृषि एवं उद्यान मंत्री ने अधिकारियों को सेब पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को जनपदवार DHO से बात कर प्लांटेशन बढ़ाने के निर्देश भी दिए। किसानों को गुणवत्ता युक्त वैरायटी के पौधे उपलब्ध कराने को कहा। आज किसान सेब की M9 की वैरायटी की जगह रूट स्टॉक की वैरायटी की ओर जा रहे हैं, जिसको लेकर किसानों को लाभ हो रहा है और अच्छी वैरायटी के पौधे किसानों को उपलब्ध कराए जाएं। मंत्री ने M9 को रूट स्टॉक में परिवर्तित कर किसानों को गुणवत्ता युक्त और अच्छी पैदावार के पौधे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ शीघ्र ही ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। चीनी लोगों के मुंह में मिठास घोल देती है, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी हमारे सामने होते हैं, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। लखनऊ स्थित स्टार्टअप आर्बोरियल बायो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने एक पौधे की पत्तियों से चीनी के प्राकृतिक विकल्प को तैयार किया है। अपने इस नवाचार के लिए आर्बोरियल को राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड भी मिल चुका है। क्या है इस स्टार्टअप के उत्पाद और किस तरह ये लोगों को चीनी के दुष्प्रभावों से बचाने में मददगार साबित हो रही है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महामारी के दौरान स्वस्थ खाद्य पदार्थों और पर्याप्त पोषक तत्वों की मांग बढ़ने के साथ ही पौधों पर आधारित प्राकृतिक पोषण का चलन शुरू हो गया है। जाहिर है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कई उपभोक्ता अब रासायनिक तौर से उपचारित रिफाइंड चीनी से दूरी बना रहे हैं। यहीं से शुरुआत होती है स्टार्टअप आर्बोरियल बायो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड की। आर्बोरियल ने चीनी के प्राकृतिक विकल्पों की एक श्रृंखला विकसित की है, जिसका स्वाद न केवल चीनी की तरह मीठा है, बल्कि इसकी बनावट और गुण भी चीनी जैसा आभास कराता है। आर्बोरियल को अपने इस नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड भी मिल चुका है। जो दूसरे केमिकल बेस्ड शुगर फ्री ऑप्शंस हैं, वो हमारी सेहत के लिए उतने ही खराब हैं जितने की चीनी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक ऑल्टरनेटिव नेचुरल 0 कैलोरी स्वीटनर है, जिसका नाम है स्टीविया, और उसी स्टीविया पर हमारी कंपनी काम करती है। हम किसानों के साथ मिलकर इसकी खेती करते हैं और फिर इससे ग्रेट टेस्टिंग स्वीटनेस बनाते हैं, जिसे आप कुकिंग करने के लिए किसी भी पदार्थ को मीठा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्टअप की शुरुआत स्टीविया से हुई। स्टीविया एक खास तरह का पौधा है, जिसकी पत्तियों का रस मीठा होता है, जो चीनी का बेहतरीन विकल्प है। आर्बोरियल स्टार्टअप स्टीविया उगाने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में छोटे किसानों के साथ मिलकर काम करता है। आर्बोरियल की संस्थापक स्वाति का मानना है कि स्टीविया आने वाले समय में खाद्य, पेय पदार्थ और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स उद्योग का भविष्य है। हमारे खाने में आज जरूरत से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो चीनी हमें बीमार बना रही है। और मैं सिर्फ केक्स या बिस्किट्स इनकी बात नहीं कर रही हूँ। इवन ऐसी चीज़ें जो हम नॉर्मली हेल्दी कंसिडर करते हैं, जैसे कि जूसेस, केचप्स, इवन सीरियल्स जो हम नाश्ते में खाते हैं, उसमें मेजॉरिटी इंग्रेडिएंट चीनी होता है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत यह है कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि हमें पता है कि चीनी हमारे लिए खराब है, लेकिन ऑप्शन क्या है? आर्बोरियल बायो इनोवेशन भारत और विदेशों में 150 से अधिक कंपनियों में अपने उत्पादों की सप्लाई कर रहा है। आर्बोरियल न केवल उपभोक्ताओं को बेहतर और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों तक पहुंचने में मदद करता है, बल्कि इसके कच्चे माल की उपलब्धता के लिए किसानों द्वारा स्टीविया को अपने खेतों में उगाने से उनकी आय को भी दोगुनी करने में मदद मिल रही है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज।
और आकांक्षी जिला पाकुड़ में केंद्र प्रायोजित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के युवक युवतियों के भविष्य को संवारने और सजाने में वरदान साबित हो रहा है। पहाड़ों और जंगलों में जीवन यापन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण बच्चे हुनरमंद बनकर देश के कई शहरों में रोजगार भी हासिल कर रहे हैं। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र आकांक्षी जिला पाकुड़ में समावेशी विकास के प्रयास को संबल प्रदान कर रहा है। ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी वर्ग के युवक युवतियां कंप्यूटर, मोटर कार एवं बाइक के पार्ट्स की रिपेयरिंग करने के अलावे सिलाई का काम सीखकर खुशहाली के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ बच्चे के लिए ये सब स्कर्ट सब सिलाई कर रहे हैं, गरारा हो गया और सूट सब सिलाई कर रहे हैं, ये हो गया। और जो हम लोग नहीं जानते हैं तो जो यहाँ पर हम लोग का मैम होते हैं उससे हम लोग पूछते हैं। हम लोग को कुछ यहाँ कुछ वेल्डिंग वगैरह या बहुत कुछ काम करने के सिखाया जा रहा है और हम लोग यहाँ सीख के चल जाते हैं कहीं प्लेसमेंट में। यहाँ पर हम लोग ग्राइंडिंग करना, फाइलिंग करना, वेल्डिंग करना, फिटिंग सिखाया जाता है। पाकुड़ जिले में संचालित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की देखरेख कर रही संस्था निष्ठा की वंदना कुमारी ने बताया कि भारत सरकार इस योजना के तहत अब तक 1200 युवक युवतियों को प्रशिक्षण देने का काम हुआ है। साथ ही 150 से अधिक युवक युवतियों को बेंगलोर, तमिलनाडु, कोलकाता जैसे राज्यों की बड़ी बड़ी कंपनियों में रोजगार का अवसर भी प्राप्त हुआ है। यहाँ बच्चों को 3 महीना का ट्रेनिंग दिया जाता है, फीटर मैकेनिकल का एंड फीटर फैब्रिकेशन का। तो जो फीटर मैकेनिकल का है उसमें आपको फाइलिंग, ड्रिलिंग, मिनिंग एंड लेद मशीन सब सिखाया जाता है और आपका जो फीटर फैब्रिकेशन का है उसमें आपको वेल्डिंग का काम सिखाया जाता है। ये सब काम सीख कर लड़का लोगों को कंपनी में भेजा जाता है। जैसे एल&टी में अभी आपका मारुति सुजुकी में सब कुछ जा रहा है, तो यहाँ से इस तरह का बच्चों लोगों का रोजगार मिलता है। इस सेंटर में 4 जॉब ट्रेड्स है, जो कि फिटर है, फिटर मैकेनिकल है, सीविंग मशीन ऑपरेटर है, इनलाइन चेकर है। इस ट्रेनिंग सेंटर्स में लगभग अभी तक 1200 युवक युवतियों को ट्रेनिंग दे दिया जा चुका है और उसमें से लगभग 160 को बाहर भी भेजा गया है ट्रेनिंग के लिए और प्लेसमेंट्स के द्वारा करवाया गया। इस ट्रेनिंग सेंटर्स में 18 से 35 वर्ष के युवक युवतियों को ट्रेनिंग निःशुल्क दिया जाता है और एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, खाना रहना सब मुफ्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल भारत कुशल भारत के सपने को साकार करने में निश्चित रूप से दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र ने अपनी सार्थकता सिद्ध की है, जिससे आकांक्षी जिला पाकुड़ के आर्थिक रूप से कमजोर सुदूरवर्ती गांवों, जंगलों और पहाड़ों पर निवास करने वाले ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाओं को नया आयाम मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। बुधवार को कुछ मंडियों में अरहर के सौदे तेजी के साथ हुए तो कुछ जगह गिरावट दर्ज हुई। एक्मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अरहर का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 29 नवंबर को इसके सौदे 6,560 रुपए थे। 30 नवंबर को ये 90 रुपए चढ़कर 6,650 रुपए क्विंटल हो गए। गुजरात की जम्बूसर मंडी में 29 नवंबर को अरहर का भाव 5,700 रुपए रहा। 30 नवंबर को इसमें 300 रुपए का बड़ा उछाल आया और भाव 6,000 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में 29 नवंबर को अरहर का भाव था 6,625 रुपए, जो कि 30 नवंबर को 25 रुपए की गिरावट के बाद 6,600 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में 29 नवंबर को अरहर का भाव 4,405 रुपए क्विंटल रहा। 30 नवंबर को 55 रुपए की नरमी आई और भाव 4,350 रुपए रह गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस बार अरहर की उपज में 5,40,000 टन की कमी हो सकती है।
कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 38,90,000 टन हो सकती है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी पैदावार 44,30,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को बाजरे के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। साथ ही कुछ मंडियों में बाजरा स्थिर भाव पर बिका। एक्वाक नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे के भाव मजबूत हुए। यहां 29 नवंबर को इसका भाव 2,100 रुपए क्विंटल था। 30 नवंबर को इसमें 200 रुपए की तेजी आई और भाव 2,300 रुपए हो गया। गुजरात की ही राजकोट मंडी में भी बाजरे के सौदे बढ़त के साथ हुए। 29 नवंबर को यहां बाजरे का भाव 1,750 रुपए था, जो 25 रुपए की बढ़त के बाद 30 नवंबर को 1,775 रुपए क्विंटल हो गया। साथ ही राजस्थान की जोधपुर मंडी में 29 नवंबर को बाजरे का भाव 2,100 रुपए रहा, जो कि 30 नवंबर को 50 रुपए गिरकर 2,050 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 29 नवंबर को बाजरे का भाव 2,350 रुपए क्विंटल था, जो कि 30 नवंबर को बिना किसी बदलाव के 2,350 रुपए पर ही टिका रहा। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में बाजरे की पैदावार 97,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 में इस दौरान उपज 93,50,000 टन रही थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। असम में साली धान की पकी फसल को चूहों से बचाने के लिए सेल्फोस की 2 या 3 गोलियां प्रति बिल में डालें। साथ ही यहाँ के किसान साली धान की पकी फसल की कटाई भी कर ले। असम के किसान बोरो धान की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। यहाँ बोरो धान की बोरो 1, बोरो 2, दीनानाथ और PAC 837 जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर ले। असम में मूंग और उड़द की पकी फसल की तुड़ाई कर ले। असम में इस मौसम में आलू का रोपण जारी रखा जा सकता है। इसके रोपण के 25 दिन बाद सिंचाई से पहले इसमें मिट्टी चढ़ा दे। असम के किसान फूल गोभी की रुपाई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई करें और इसके बाद की सिंचाई आवश्यकता अनुसार करते रहे। असम में मक्का के खेतों में खरपतवारों के बेहतर नियंत्रण के लिए हल्की गुड़ाई कर ले। साथ ही मक्के की 30 दिन पुरानी फसल को जो अंकुरण की स्थिति में हो तो इसमें यूरिया डाले। साथ ही मक्का की फसल की समय समय पर सिंचाई करते रहे। मेघालय के किसान मटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। खेत तैयार करते वक्त इनके खेतों में गोबर की खाद डाले। यहाँ मटर की आर्केल, SM10, आजाद मटर 4 और GS10 जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। मेघालय में फ्रेंच बीन की पकी फसल की कटाई कर ले। इन्हें सुखाकर इनका उचित भंडारण भी कर ले। मेघालय में स्ट्रॉबेरी की फसल या क्यारियों को काली पॉलिथीन से मल्च करे। मेघालय में ही अनानास की फसल में केटुओं की दूसरी खुराक 6 ग्राम प्रति मात्रा एक पौधे में डाले। मेघालय में मूली, गाजर और शलजम की विभिन्न किस्मों की बुआई की जा सकती है। इनके बीजों को बोने से पहले उपचारित जरूर कर ले। गाजर के बीजों को रात भर भिगोकर छाया में सुखाने के बाद कतारों में बो दे। साथ ही इन सभी सब्जियों की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करते रहे। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें।
उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कालोल में जनसभा को संबोधित किया। एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक जनसभाओं के साथ ही डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बीजेपी ने प्रचार में अपने नेताओं की फौज उतार दी है। आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से प्रचार में लगी हुई है। भारत ने G20 की औपचारिक रूप से अध्यक्षता को संभाला। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय है वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये विषय मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव सहित सभी जीवन मूल्यों और पृथ्वी पर व्यापक ब्रह्मांड में उनकी अंतर संबद्धता को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। कहा कि भारत नागालैंड की संस्कृति पर बहुत गर्व करता है, जो साहस, कड़ी मेहनत और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने पर जोर देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर जवानों और उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि ये भारत की रक्षा करने और अत्यंत परिश्रम के साथ हमारे देश की सेवा करने का उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड वाला एक बल है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।